जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों में आप सभी लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज एक वीडियो ऐसी मिलेगी आपको जिसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 और इसके साथ ही साथ वीडियो भर्ती परीक्षा 2023 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हूबहू 20 से 25 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस श्रृंखला को तैयार करने में समय तो बहुत लगा है और साथ ही साथ काफ़ी लोगों का सहयोग लगा है, बशर्ते मैं इसको पीपीटी के फॉर्म में उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। आप मेरी प्रत्येक बातों को ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा पीडीएफ मैंने पीछे रखा हुआ है और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस एक्सपर्ट हब से जुड़ सकते हैं। जीएस एक्सपर्ट हब ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस पूरे प्रकरण का, बशर्ते अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे और बातों को सुनेंगे तो आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे और अपने एग्जाम में इसको बेहतर तरीके से अप्लाई भी कर पाएंगे। और मेरा पूरा जो मामला है, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है बच्चा, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई मुझसे जुड़े हुए हैं इस बार सभी अपने एग्जामों में बेहतर प्रदर्शन करें। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट किया तो आप ये मान के चलिए 25 से 30 प्रश्नों की शब्दावली आप कंप्लीट कर लेंगे और हूबहू आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे करंट अफेयर जैसे केंद्रीय बजट 2023-24 से। इसके बाद धीरे धीरे हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विषयवार कैटेगरी में बांटते हुए चलेंगे, बशर्ते 2 खंडों में ये वीडियो कंप्लीट होगी। आज हम पहले खंड को लेकर आए हैं और साथ में 60 प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से पूरा लाभ मिलना है। बात की जाए अगर केंद्रीय बजट 2023 और 24 की मेरे भाइयों, तो केंद्रीय बजट 2023 और 24 के प्रावधानों में आप जानते हैं, अगर बजट और संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो बजट और संवैधानिक प्रावधान का जिक्र कहाँ मिलता है हमें? अनुच्छेद 112 में। उसी बात को बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस के रूप में आप किसे देखते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को। पूरे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, बस अनुच्छेद 112 में किसका प्रयोग किया गया है बजट के लिए? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है जो चालू वर्ष में कहां से कहां तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक पूरा एक वित्तीय वर्ष चलता रहता है। जब आरबीआई के वित्तीय वर्ष या चालू वर्ष की बात आप करेंगे तो वो शुरू होता है 1 जुलाई से और खत्म होता है 30 जून पे। लेकिन अगर आप बजट के वित्तीय वर्ष की बात करें, सरकार के वित्तीय वर्ष की बात करें, तो यह शुरू होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च पे। और इसके बाद समग्र बजट में शामिल बिंदुओं को एक बार देख लीजिए कि बजट में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, और यहीं से आपके एग्जामिनेशन में पहला प्रश्न बनने की पूरी संभावना है जो आपके एग्जामों में दिखाई देगी। तो समग्र बजट में इस वर्ष किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? तो पहले बिंदु जिसे शामिल किया गया मेरे भाई वो है राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में कितनी राजस्व प्राप्तियां होंगी और कितनी पूंजी प्राप्तियां होंगी, ये पहला बिंदु शामिल किया गया है। दूसरा बिंदु है राजस्व बढ़ाने के तरीके और उसके साधन। दूसरी जो बात कवर की गई है, दूसरा जो बिंदु इस बजट में शामिल किया गया है वह राजस्व को बढ़ाने और उसके साधन के आयामों के बारे में निर्धारित किया गया है। इससे पहले के बजट में आप कहीं भी राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन को नहीं देखेंगे, ये पहली बार शामिल किया गया है। इसके बाद व्यय का अनुमान है तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु है पिछले वित्तीय वर्ष को वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी का अधिशेष कारण। वर्तमान समय में यह भी जारी किया जाता है। पहला बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु ये प्रत्येक बजट में रहता था। दूसरे बिंदु को इस वर्ष शामिल किया गया है राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, और चौथा बिंदु जो कह रहा है पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां, यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कौन कौन सी प्राप्तियां हुई, कौन कौन सा व्यय हुआ, उसका पूरा अनुमान इसमें, और जो बचा हुआ धन है उसका अधिशेष विवरण इस बजट में शामिल
शामिल किया गया और आने वाले वर्ष का वित्तीय और आर्थिक नीति क्या होगा यह भी इस बार के बजट में शामिल किया गया है। तो कुल कितने बिंदु हैं बच्चा? इस वर्ष के बजट में कुल 5 बिंदुओं पर बल दिया गया है। पहला बिंदु है क्या? राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान। दूसरा है राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन। तीसरा है व्यय का अनुमान। चौथा है पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और वास्तविक व्यय का अनुमान तथा उस वर्ष में किसी भी कमी की वजह से जो अधिशेष बच गया उसका विवरण। और अंत में आने वाले वर्ष की वित्तीय और आर्थिक नीति के बारे में बताया गया है। वर्तमान समय में एक प्रश्न है जो लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है और वो यही पूछा जा रहा है कि बताइए संसद से बजट पारित होने में कुल कितने चरणों को इसे पार करना पड़ता है। तो संसद में बजट के कुल कितने चरण हैं? तो संसद में बजट के कुल बच्चा 6 चरण हैं। कुल 6 चरणों में बजट पारित होता है। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति की जाती है, फिर बजट पर आम चर्चा होता है और उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा उस बजट की जांच की जाती है, फिर अनुदान मांगों पर मतदान किया जाता है, फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाता है अनुच्छेद 114 के आधार पे और अंत में वित्त विधेयक पारित कर दिया जाता है। तो कुल कितने चरण लगते हैं संसद में बजट को पारित करने में? तो कुल 6 चरण हैं। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति, फिर आम चर्चा, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच कराया जाना, अनुदान मांगों पर मतदान करना, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। इन कुल 6 चरणों में कंप्लीट होता है पूरा बजट। और यहां पर मैंने आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज रख दिया है और यह पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था पीसीएस 2019 में और 20 में 2 बार रिपीटेड प्रश्न है। इसको ध्यान से देख लीजिए। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम में 1 लाइनर प्रश्न पूछ लिया गया था कि कौन सा उपखंड बजट को तैयार करने के लिए जिम्मेदार कारक है। तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के अधीन जो बजट प्रभाग है वह पूरी तरीके से बजट को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे बजट प्रभाग कहा जाता है। इसके बाद स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब लाया गया, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बच्चों ने गलतियां की हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में लाया गया था जब अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, लेकिन लोग पहले आम चुनाव के आधार पर वर्ष 1950 और 51 का चयन कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है वर्ष 1947। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में लाया गया था। और अब बच्चा हम बात करेंगे बजट 2023-24 के मुख्य बिंदुओं की। कौन कौन से मुख्य बिंदु सम्मिलित हैं वर्ष 2023 और 24 के बजट में? तो मुख्य विषय है समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जो विशेष रूप से क्या दे सके, सबका साथ और सबका विकास वाली अवधारणा को प्रोत्साहित कर सके। इस वर्ष का जो बजट पारित किया गया है वर्ष 2023 और 24 को लेकर, वो किसके लिए है? समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जो विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित कर सके, उसे उत्प्रेरित कर सके। इसके बाद इन अवधारणा के लिए जो सम्मिलित तत्व हैं, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना है। तो तत्वों को ध्यान रखिएगा। पहला तत्व है किसान, दूसरा है महिला, तीसरा है युवा, चौथा है अनुसूचित जाति, पांचवा है अनुसूचित जनजाति, छठवां है अन्य पिछड़ा वर्ग, सातवां है जो हमारा फिजिकल हैंडीकैप्ड वर्ग है, विकलांग वर्ग है, और अंतिमवा है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग ईडब्ल्यूएस। इन सभी को शामिल किया गया है सबका साथ और सबका विकास वाली समावेशी विकास के बिंदुओं पर। तो मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इस बजट का? समावेशी विकास, जो सबका साथ और सबका विकास अवधारणा को संकल्पित कर सके और इसे प्रोत्साहित कर सके। इसके बाद बजट 2023 और 24 का आधार क्या है मेरे भाइयों? तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मुख्य आधार वर्ष 2019 में पहली बार आवरण की गई या पहली बार प्रस्तुत की गई द्विआयामी विकास रणनीति है। जैसा कि वर्ष 2019 का बजट आया था 2 आयामों के ऊपर निर्भर करता था, वर्तमान समय का जो बजट लाया गया 23 और
और 24 का वो भी 2 आयामों पर निर्धारित है और इसीलिए इसका आधार वर्ष 2019 माना जाएगा। पहला क्या है इसमें आधार, तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करना। जैसे आपने देखा कि इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, तो नए क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना, यह पहला आधार है। और दूसरा आयाम है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, जिसमें पूंजीगत परिव्यय को बढ़ावा मिले और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाया जा सके। इस बजट का मुख्य 2 आधार स्तंभ है। पहला, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना जिससे अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, और दूसरा जो आयाम है वह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है, जिसकी वजह से पूंजीगत परिव्यय को बढ़ावा मिल सके और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाया जा सके। इस बजट की मुख्य उपलब्धियां क्या क्या हैं वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इस बजट की जो मुख्य उपलब्धि है मेरे भाई, वो नई आयकर व्यवस्था में बदलाव, यानी कि वर्तमान समय में जो इनकम टैक्स प्रणाली चल रही है, आयकर की व्यवस्था में पूरी तरीके से बदलाव किया गया। पूंजी निवेश में 33% परिव्यय वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। जितना खर्चा आ रहा था उसको बढ़ाकर 33% अभिवृद्धि की गई है। और सीमा शुल्क परिवर्तन, मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु खाद्य पदार्थ आदि के आयात में वृद्धि का कारण बनाया गया है। यानी कि वर्तमान समय में जो भारत है वह मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला है, सीमा शुल्क में अभूतपूर्व परिवर्तन करने वाला है, और जो झींगा होता है, झींगा मछली के अंतर्गत आता है, आपको भी पता है, उसके खाद्य या चारे के लिए एक बेहतर आयात को प्रबंध किया गया है इस बजट के माध्यम से। और पहली बार रेलवे का इतना बड़ा बजट आया है जो इससे पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला। वर्ष 2013-14 के बाद मेरे भाई जो रेलवे का बजट देखा गया, पहली बार इतना बड़ा देखा गया। और वर्ष 2013 और 14 की तुलना की जाए तो वर्तमान समय का जो रेलवे बजट आया है वो 2013-14 का 9 गुना है। और हूबहू यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए वर्ष 2023-24 का जो बजट आया उसमें रेलवे का जो बजट लाया गया वह 2013 और 14 के सापेक्ष में कितना गुना है, तो आप कहेंगे 9 गुना है। कितना है वर्तमान समय का बजट, तो वर्तमान समय का बजट है 2,40,000 करोड़ का बजट है मेरे भाई, तो जो कि वर्ष 2013 और 14 की तुलना में 9 गुना है। तो इस बार रेलवे का सबसे जबरदस्त और धाकड़ बजट प्रस्तुत हुआ है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। बजट 2023-24 की थोड़ी सी बात कर लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है और एग्जाम हमारा करीब है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकता। आप बातों को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़िए ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। बजट 2023-24 की बात की जाए तो इसे किसने लाया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को अमृत काल का पहला बजट कहा है। जो 75 वर्ष की वर्षगांठ चल रही है, आजादी महोत्सव चल रहा है, इस बजट को पारित करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने इसे अमृत काल में पहला बजट कहा है। और आपसे यही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए किस वर्ष पारित किया गया बजट अमृत काल में पहला बजट कहा गया, तो वर्ष 2023 और 24 का बजट। अमृत काल का विजन क्या है, यानी कि जो @100 चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, उसका विजन क्या है, तो एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हो सके, जो एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान पे आधारित हो, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो पूरी तरह से AI फैसिलिटी से युक्त हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हो, पूरी तरह से प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर हो और ज्ञान का उसमें अथाह सागर संलिप्त हो। इसके बाद अमृत काल के लिए जो विजन निर्धारित किया गया है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। अमृत काल के लिए कौन कौन सा विजन निर्धारित किया गया है, तो कुल 3 विजन है जो अमृत काल की वजह से निर्धारित किए गए हैं। पहला इसमें विजन रखा गया है युवा वर्ग पर ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, यानी कि भारत सरकार युवाओं के ऊपर ध्यान देगी और सभी को रोजगार के क्षेत्र में इनरोल करने, उन्हें रोजगार से जोड़ने का भरसक प्रयास करने वाली है। रोजगार सृजन में वृद्धि करेगी और सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण को पैदा करेगी। तो इस अमृत काल का 3 विजन है। सबसे पहला युवा वर्ग पर ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि और सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण का समावेश करना।
इसके बाद बजट में जो @इंडिया 100 का प्रयोग किया गया है यह कितने परिवर्तनकारी अवसरों के ऊपर निर्भर है? तो इंडिया @100, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न हूबहू उठा के पूछ लिया जाएगा कि बताइए बजट में इंडिया @100 तक पहुंचने के लिए कितने प्रकार के परिवर्तनकारी अवसर बताए गए हैं? तो कुल 4 परिवर्तनकारी अवसर बताए गए हैं। पहला अवसर है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, यानी छोटे छोटे एनजीओ के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पे बल देना, यह पहला परिवर्तनकारी अवसर कहलाएगा। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के माध्यम से मजदूरों को सशक्त करना और उन्हें आय की और विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसे पीएम विकास आप कहते हैं, यह दूसरा अवसर होगा। तीसरा है मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना और 50 पर्यटन स्थलों का चुनाव किया गया है ताकि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, लोकल लोगों को वोकल का मौका मिले, लोग अपने क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को रास्ता दिखाकर उनका गाइडेंस करके अच्छा खासा इनकम का स्रोत उपलब्ध करा सके। तो मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना और हरित विकास, ये चौथा परिवर्तनकारी अवसर है जो इंडिया @100 के सपने को साकार करेगा। तो कुल 4 परिवर्तनकारी अवसर हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत मजदूरों का सशक्तिकरण, मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना और हरित विकास के ऊपर लक्ष्यों को केंद्रित करना। और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है कि अमृतकाल के बजट की कुल कितनी प्राथमिकताएं हैं? तो अमृतकाल के बजट की कुल 7 प्राथमिकताएं हैं मेरे भाई, कुल 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता है आपकी समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरी प्राथमिकता है युवा शक्ति, चौथी प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र, पांचवी प्राथमिकता है हरित विकास, छठवीं प्राथमिकता है क्षमता उभारना, जिसे आप सक्षमता कहते हैं, और 7वां जो हमारा प्राथमिकता है वह अवसंरचना और निवेश पर है। ये 7 प्राथमिकताएं हैं इस बजट की, या आप कह सकते हैं अमृतकाल के पहले बजट की कुल 7 प्राथमिकताएं हैं जिसके ऊपर भारत सरकार कार्य करेगी। अब इसी विजन में हम प्रत्येक प्राथमिकता को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली प्राथमिकता क्या है बच्चा? तो पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, जिसके अंतर्गत कृषि को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास करना है, यानी कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास करना, कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण करने हेतु, यानी युवाओं को कृषि के क्षेत्र में जोड़ा जा सके, उन्हें कृषि के क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराया जा सके ताकि वह कृषि से बेहतर आय प्राप्त कर सके। इसके लिए कृषि त्वरत कोष की स्थापना भी की जाएगी कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। पिछले वर्ष के बजट में यह 5 लाख करोड़ था, लेकिन वर्तमान समय के बजट में यह कितना हो गया है? बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए। बागवानी हेतु आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने इस बजट में 2200 करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय मंजूर कर दिया है। यानी कि आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है? 2200 करोड़ रुपए। और यह किसके लिए चलाया गया है? तो बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि लोग बागवानी के माध्यम से एक अच्छा आय संग्रहण कर सकें। इसके बाद पीएम मत्स्य संपदा योजना हेतु 6000 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया है। यहां पर ध्यान रखिएगा, पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए कितने रुपए का निवेश निर्धारित है? 6000 करोड़ रुपए का। इसके बाद कदन्न मोटे अनाज के लिए भारत को श्री अन्न हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में भारत मोटे अनाज का अग्रणी देश है और इसे विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए ही भारत में एक ऐसे केंद्र की स्थापना की गई है ताकि मोटे अनाज के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो सके और कदन्न भारत को श्री अन्न
अन्न हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई है। वर्तमान समय में विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और मोटे अनाज के निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। आयात में कौन सा स्थान है बच्चा? तो मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और इसके निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। और ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न दिखाई देंगे। दूसरा पॉइंट जो है समावेशी विकास को लेकर, वो शिक्षा और कौशल से संदर्भित है, जिसमें बच्चों को और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का स्थापना किया जा रहा है। जितने भी पुस्तकालय हैं उन्हें डिजिटलीकृत किया जा रहा है ताकि गांवों तक बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी की पहुंच अपना सकें और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों की अनुमति मांगी गई है और जैसे ही राज्यों की अनुमति प्राप्त हो जाएगी आपको प्रत्येक पंचायत और वार्ड स्तर पर एक पुस्तकालय देखने के लिए प्राप्त होगा। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि लोगों के जीवन के स्तर में बदलाव लाया जा सके, साक्षरता दर में अभिवृद्धि की जा सके और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। समावेशी विकास में जो तीसरा प्रारूप है वह स्वास्थ्य का प्रारूप है। स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष 2014 से अभी तक कुल 157 चिकित्सा विद्यालय हैं मेरे बच्चों। अभी तक कितने चिकित्सा महाविद्यालय हैं? तो 157। अब इन 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी अनुमोदन प्राप्त हो गई है। 157 चिकित्सा महाविद्यालय और 157 नर्सिंग होम या आप कह सकते हैं नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे और वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत का निर्माण करना है। आप याद रखिएगा ये शब्द हूबहू आपके एग्जाम में रहेगा कि बताइए किस वर्ष का लक्ष्य है कि भारत सिकल सेल एनीमिया मुक्त हो जाए? तो वर्ष 2047। सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत कब तक हो जाएगा? वर्ष 2047 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समावेशी विकास की उपलब्धियां यानी पहली प्राथमिकता की उपलब्धियां क्या रहे हैं? अभी तक 2022-23 और 2023-24 के बीच में समावेशी विकास की उपलब्धियां क्या हैं? तो पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकदी दिया जा चुका है पीएम सम्मान किसान निधि के तहत। इसके बाद पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर की व्यवस्था की है भारत सरकार ने। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके का भी निर्माण करवाया भारत ने। इसके साथ ही साथ उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी का कनेक्शन मिला और 9 करोड़ घरों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हुआ और एसबीएम यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों को शौचालय मिला और भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत कहीं ना कहीं स्वच्छता को अंगीकार कर पाया। और इसी के चरण में इस बजट की जो दूसरी प्राथमिकता है वह है अंतिम छोर तक पहुंचना, जिसके अंतर्गत आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया गया है और 500 ब्लॉकों को बेहतर बनाने की योजना है आकांक्षी ब्लॉक योजना। आप याद रखिएगा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भारत के 500 ब्लॉकों को बेहतर सुविधा युक्त बनाना ताकि ब्लॉक स्तर पर लोगों का विकास हो सके, गांवों का विकास हो सके और लोग वर्तमान समय की प्रौद्योगिकी से अपना तालमेल बैठा सकें। इसके बाद पीएम कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी का जो रूप है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसको आप पीवीटीजी कहते हैं, पीवीटीजी के विकास के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया है ताकि जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति वर्ग हैं उनका उत्थान हो सके और उनके पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस बजट में 740 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है बजट 2023 और 24 में। इसके साथ ही साथ एकलव्य विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती का भी प्रावधान किया गया है।
तो याद रखिएगा पीएम पीवीजीटी योजना किससे संबंधित है? तो विशेष रूप से पिछड़े हुए, कुचले हुए, दबे हुए जनजातियों के विकास से संबंधित है, जिसका पूर्ण रूप है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी। और पीवीटीजी के इस विकास के लिए भारत सरकार ने कितना व्यय अनुमोदित किया है? तो 15,000 करोड़ रुपए मेरे भाई, 15,000 करोड़ रुपए इसके अनुमोदन में है। और इसी के तहत 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा हेतु 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना और व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रमुख योजना इस पीवीजीटी के तहत जो चलाई गई है या अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए जो इस बजट में योजनाएं चलाई गई हैं, उसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है। इसके बाद अपर भद्रा परियोजना, कर्नाटक राज्य में सूखे से पीड़ित क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपर भद्रा परियोजना भी चलाई जाएगी। और भारत श्री के द्वारा भारत श्री भी एक योजना चलाई गई है, जिससे कि हम शिलालेखों को डिजिटलीकृत कर सके। और भारत श्री योजना के तहत कुल 1 लाख शिलालेखों को डिजिटलीकृत किया जाना है, जो प्राचीन समय से उपस्थित हैं और वो धीरे धीरे क्षयित हो रहे हैं। तो उनके संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए कितने 1 लाख शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाना है मेरे भाइयों। और इस योजना का नाम है भारत श्री, जिसका पूर्ण रूप है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन यानी भारत श्री योजना के तहत 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाना है। इसके बाद इस बजट की तीसरी प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना हेतु पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि, जो कि जीडीपी का 3.3% होगा, या इसकी जो राशि होगी वह 10 लाख करोड़ की होगी। यानी कि भारत के अवसंरचना और निवेश के लिए 3.3% जीडीपी का अनुदान यानी 10 लाख करोड़ का अनुदान इसके लिए उपलब्ध है। पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ का है, जो जीडीपी का 4.5% है। पूंजीगत व्यय के लिए 4.5% जीडीपी का परिव्यय है, जिसकी राशि हो जाती है 13.7 लाख करोड़। अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बजट में किसानों के लिए एक बेहतर विकास, राज्य सरकारों के द्वारा किसानों के बेहतर विकास के लिए एक नया आयाम दिया गया है कि उन्हें 50 वर्षों तक ऋण मुक्त क्या मिलेगा? धन मिलेगा। वो ब्याज मुक्त ऋण उठा सकते हैं केंद्र सरकार से और अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए 2,40,000 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित है, जो 2013 और 14 के परिव्यय से 9 गुना अधिक है। डायरेक्टली यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, 2013-14 के सापेक्ष में कितना गुना? तो आप कहेंगे रेलवे अवसंरचना का बजट 13-14 की अपेक्षा 9 गुना है। शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, ताकि शहरी क्षेत्रों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चरों को बेहतर बनाया जा सके और परिवहन योजनाओं में अवसंरचनात्मक विकास किया जा सके। तो ये तीसरी प्राथमिकता है। और चौथी प्राथमिकता की बात की जाए तो सक्षमता यानी क्षमता को उजागर करना, इसके लिए अनुपालन को कम करना और जन विश्वास विधेयक को पारित करना पहला प्रारूप रखा गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों के तहत व्यापार की सुगमता बढ़ाना है। 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं इसमें संशोधन करके, और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधीकृत घोषित किया गया है। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक को भी पारित किया गया है। तो जन विश्वास विधेयक जो पारित किया गया है वह किस प्राथमिकता के अंतर्गत है? तो आप कहेंगे चौथी प्राथमिकता, जो क्षमता को उजागर करती है कि भारत सरकार अपने देश की शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कंपनी शासन में कौन कौन से बदलाव कर रही है, कंपनी अधिनियमों में कौन कौन से बदलाव कर रही है, प्रशासन के क्षेत्र में कौन कौन सी बदलाव कर रही है, यही इसे निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक को लाया गया है। इसके बाद अगला प्रारूप
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र। याद रखिएगा पूरे भारत में एआई उत्कृष्टता केंद्र कितने स्थापित किए जाने हैं, तो बजट 2023-24 के आधार पर 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इसके तहत मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया को साकार करने के लिए भारत के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में एआई के लिए कुल 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ वर्ष 2023-24 का जो बजट आया है मेरे भाई, इसमें ई न्यायालय का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है। याद रखिएगा वर्ष 2023 से भारत में ई न्यायालय का कौन सा चरण शुरू हुआ है, तीसरा चरण चालू हो गया है। 5G प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो चौथे चरण में 5G प्रौद्योगिकी का क्या समावेश रहा, तो भारत में वर्ष 2024 के अंत तक इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G की सेवाएं निरंतर प्रदान करने के लिए, बेहतर करने के लिए 100 प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाना है मेरे बच्चों, 100 प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाना है। इसके बाद प्रश्नोत्तरी की भी श्रृंखला है, तो परेशान मत होइएगा, जितनी भी चीजें यहां बताई जा रही हैं उनको आप प्रश्नोत्तरी के रूप में देख पाएंगे। 5वीं प्राथमिकता की बात की जाए तो 5वीं प्राथमिकता है हरित विकास, और हरित विकास के लिए सबसे पहला प्रारूप जो अपनाया गया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का प्रारंभ किया जाएगा, ताकि भारत के हरित विकास को लक्षित किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। और इसके लिए कुल 19,700 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, और वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करेगा भारत। वर्ष 2023-24 का जो बजट आया है उसमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक भारत कितने मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन की बात कर रहा है हाइड्रोजन की, तो 5 मिलियन मैट्रिक टन के उत्पादन की बात की गई है। और इसी के साथ ही साथ हरित विकास के ऊपर एक योजना लाई गई है, गोवर्धन योजना, जिसका पूर्ण रूप है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। यह योजना देश के चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, जिसके तहत कितने रुपए का, कुल 10,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी, यानी कचरे को रिनोवेट करके उससे आमदनी इकट्ठा की जा सके, ऐसे कुल 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक और बायोगैस विपणन कर रहे सभी संगठनों को 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष दिया जाएगा। जितने भी संस्थान किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक और बायोगैस का, उन्हें 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके साथ ही साथ सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करेगी। याद रखिएगा आने वाले 3 वर्षों में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरित ऊर्जा के लिए निवेश भी किया जाना है। ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश अनुमोदित है। और इसके साथ ही साथ लद्दाख से 13 गीगावाट, याद रखिएगा लद्दाख में कितना, 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए 20,700 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया गया है, धन आवंटित किया गया है लद्दाख में 13 गीगावाट के लिए। 6वीं प्राथमिकता है युवा शक्ति। 6वीं प्राथमिकता है हमारी बच्चा युवा शक्ति। और आप पिछले 3 बार का जो बजट देखे हैं उसमें आपने देखा है कि युवाओं को बस कहा जाता है कि आप युवा देश की शक्ति हैं, लेकिन हर बजट में युवाओं के लिए रहता कुछ भी नहीं है। तो इस बार के भी बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बस इस बार 6वीं प्राथमिकता युवा शक्ति है, जिसके लिए एक टैगलाइन सरकार ने दिया है, अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, यानी कि युवाओं का सशक्तिकरण। तो याद रखिए युवा शक्ति के लिए टैगलाइन क्या है, अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण। इसके बाद इसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0
परियोजना चरण शुरू हुआ। इससे पहले 3.0 चल रहा था, अब 4.0 चरण शुरू हो गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जिसके तहत बच्चों को ड्रोन के बारे में बताया जाएगा, ड्रोन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के क्षेत्र में उनको इतना साक्षर किया जाएगा कि वह किसी भी संस्थान में जाकर रोजगार की प्राप्ति कर सके, यानी कि एक कुशल रोजगार की प्राप्ति कर पाए। इसके साथ ही साथ स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई है। वर्ष 2023-24 के बजट की अनुशंसा पे स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और मैंने आपको बताया है 50 पर्यटन स्थलों का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि पर्यटन से भी युवा धन कमा सकें। और राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल, यानी कि प्रत्येक जिला वाला जो उत्पाद है, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी जहां पर एक जिला एक उत्पाद से उत्पादित संसाधनों को बेचा जा सकेगा और खरीदा जा सकेगा। 7वीं प्राथमिकता की बात की जाए मेरे भाई, तो 7वीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, महिला सम्मान बचत पत्र के लिए भी प्रतिवेदन किया जाएगा और उसके बाद लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋण गारंटी स्कीम चलाई जाएगी 7वीं प्राथमिकता की आधार पर। इस बजट का जो मुख्य तथ्य है वो भी जान लीजिए। बजट 2023-24 का जो कुल मूल्य है वह 45,30,097 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, वर्तमान समय में वर्ष 2023-24 का जो बजट पारित हुआ है 45,30,097 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 58.4% और पूंजीगत व्यय 41.55% है। यानी कि 45,30,097 करोड़ में राजस्व प्राप्तियां 58.45%, पूंजीगत प्राप्तियां 41.55% है। इस वर्ष के राजकोषीय घाटा से संबंधित एग्जाम में आपके प्रश्न रहेगा और प्रश्न कैसे रहेगा कि बताइए वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा कितना था, तो आप कहेंगे 6.4%। आप ये सोच लीजिए मेरे भाई, जिनको ये लग रहा है कि जो बताया जा रहा है वो आएगा या नहीं आएगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैंने आपको बोला है 25 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे तो 100% छपेंगे। वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 6.4% था। वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 5.9% अनुमानित है और जिसका लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5% तक ले आना है। राजकोषीय घाटा को वर्ष 2025-26 तक 4.5% तक ले आने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान समय में कितना है, तो वर्ष 2023-24 में 5.9% है मेरे भाई। और इसके साथ ही साथ भारत का एक पहला राज्य भी हमारे पास है जिसने हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना भी चालू कर दिया है। तो भारत का पहला राज्य जिसने हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना का शुभारंभ किया वह है सूरत। और सूरत कहां पर है, तो बच्चा सूरत हमारा किस राज्य में आता है, गुजरात में। एनटीपीसी के द्वारा गुजरात के सूरत में स्थित केंद्र पर ही शुरू किया गया है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना। तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि भारत का पहला राज्य जिसने हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना शुरू किया कौन सा है, तो आप कहेंगे गुजरात। और गुजरात के किस स्थान पर, तो आप कहेंगे सूरत। अब महत्वपूर्ण वन लाइनर है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इनको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मैं बहुत आराम से बोलूंगा, आराम से ही सुनते हुए आगे बढ़िएगा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है, असम बन गया है। भारत में सबसे पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने वाला राज्य कौन हो गया है, असम। केंद्रीय बजट 2023-24 की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो 7% इसका अनुमानित वृद्धि दर है। डियर मून परियोजना भी लाई गई है और डियर मून परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का एक व्यक्ति इस परियोजना में शामिल है जिसका नाम है बच्चा देव जोशी। और देव जोशी वही व्यक्ति है जिसे आप स्टार प्लस के एक सीरियल बालवीर में बालवीर के रूप में देखते आए हैं। बालवीर
जो कि देव जोशी हैं, उनको ही डियर मून परियोजना के तहत चयनित किया गया है, जिसकी उड़ान वर्ष 2024 में भरी जाएगी। डियर मून परियोजना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एक चंद्र पर्यटन मिशन है और कला परियोजना से संबंधित है, जिसका वित्त पोषण जापान के यूसाकू मेजवा के द्वारा किया जा रहा है। यूसाकू मेजवा के द्वारा, जापान के रहने वाले हैं। डियर मून परियोजना का पूरा खर्चा यूसाकू मेजवा उठा रहे हैं, जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें एकमात्र शामिल भारतीय हैं आपके देव जोशी, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? बालवीर के नाम से जानते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है टेरान 1। और ये आपके एग्जाम में दिखने वाला प्रश्न है कि बताइए विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर टेरन 1। और सबसे अच्छी बात क्या है, खासियत क्या है इस 3D प्रिंटेड रॉकेट का, कि इस पे 85% जो फैब्रिकेटेड हिस्सा है वह 3D प्रिंटिंग से ही इनरोल्ड है। यानी 3D प्रिंटिंग के लिए कितना हिस्सा बना है? 85% हिस्सा 3D प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो सर्वे 2022-23 के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका में निर्मित हुआ है। भारत का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो आप कहेंगे परम सिद्धि। वर्तमान समय में जितने भी सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं, कुल 50 सुपर कंप्यूटर हैं, उसमें सबसे अधिक तीव्रतम गति वाला सुपर कंप्यूटर भारत का है परम सिद्धि। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ कौन बन गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे आप LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी आईपीओ है। और विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा आईपीओ बन गया है आपका LIC। और विश्व का पहला सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है? तो आप कहेंगे टेस्ला। विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ है टेस्ला और भारत का सबसे बड़ा आईपीओ है LIC। भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से किस स्थान पर है? याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन पर 2nd स्थान पर है मेरे भाइयों, दूसरे स्थान पर। दुग्ध उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। और वर्तमान समय में भारत 221 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन कर रहा है। अंडा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर रहा है और 1,92,000 मिलियन टन इसका उत्पादन है भारत में। और पूरे विश्व में इसका स्थान अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मांस उत्पादन में भारत 8वें स्थान पर है मेरे भाइयों। मांस उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 8वें स्थान पर आपका आता है बच्चा भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी बात कर ली जाए, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में सबसे चर्चित मुद्दा यही रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितने देशों का सर्वे करता है? तो 116 देशों के सर्वे के आधार पर जारी होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत को वर्ष 2020 में 94वां स्थान मिला था, वर्ष 2021 में 101वां स्थान मिला है और वर्ष 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला है। लगातार भारत की रैंक घटती जा रही है। तो आप इस बात को याद रखिएगा मेरे भाइयों कि लगातार भारत का जो रैंकिंग है, लगातार जो भारत की रैंक है वह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कम होती जा रही है, गिरती जा रही है। वर्तमान समय में वर्ष 2022 में जो रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत का 107वां स्थान है मेरे भाइयों। आगे बढ़ते हैं। भारत कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है इसको भी देख लीजिए, एनालिसिस करते हुए चलिएगा। वर्ष 2021-22 में भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन था वह 315 मिलियन टन था और वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया मेरे भाई? तो 323 मिलियन टन। याद रखिएगा बढ़ोतरी कितने की हुई है? तो 7.93 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है 2022-23 और 23-24 की अनुशंसा
मंशा पे। याद रखिएगा भारत का कुल खाद्यान्न वर्ष 2021-22 में 315 मिलियन टन था, वर्ष 2022 और 23 में बढ़कर 323 मिलियन टन हो गया। कुल बढ़ोतरी 7.93 मिलियन टन की हुई है। कुल खाद्यान्न की बात की जाए तो वर्ष 2021-22 में 315 मिलियन टन में 288 मिलियन टन अनाज था और 27 मिलियन टन आपका था दाल। वर्ष 2022-23 के कुल खाद्यान्न की बात की जाए मेरे भाइयों तो अनाज था 294 मिलियन टन और दालें हैं 29 मिलियन टन। और इस हिसाब से पूरे विश्व में भारत खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और इसके साथ ही साथ वर्ष 2021-22 में चावल का उत्पादन 130 मिलियन टन था, गेहूं का उत्पादन 106 मिलियन टन था, मोटे अनाज का उत्पादन 50 मिलियन टन था। और इसके बाद वर्ष 2022-23 में चावल का उत्पादन 130 मिलियन टन पूर्ववत ही है, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है 112 मिलियन टन और मोटे अनाज का भी उत्पादन बढ़ा है 52 मिलियन टन। याद रखिएगा 106 से ये 6 मिलियन टन बढ़ा है और मोटा अनाज बढ़ा है 2 मिलियन टन। इसका उत्पादन भारत में बढ़ा है। प्रति व्यक्ति निवल की वृद्धि में देखा जाए तो सबसे अग्रणी राज्य जो प्रति व्यक्ति निवल में वृद्धि किया है वह पहले स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है बच्चा तेलंगाना। वर्ष 2023-24 में जीडीपी के विकास दर की बात की जाए तो 6.6% से लेकर 8% तक का जीडीपी विकास दर निर्धारित है वर्ष 2023-24 में। भारत की कुल ऊर्जा क्षमता की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत की जो कुल ऊर्जा क्षमता है 399.5 हजार मेगावाट है, जिसमें भारत की जल विद्युत ऊर्जा का जो क्षेत्र है बच्चा सिर्फ 46,000 मेगावाट है। याद रखिएगा पूरे भारत की जो ऊर्जा क्षमता है उसमें जल विद्युत ऊर्जा क्षमता कितनी है 46,000 मेगावाट की है और इसकी कुल ऊर्जा क्षमता 399.5 हजार मेगावाट की है। ऊर्जा क्षमता के क्रम की बात की जाए कि भारत में सबसे बड़ी ऊर्जा का क्षेत्र कौन सा है, स्रोत कौन सा है, तो तापीय व नवीकरणीय ऊर्जा सबसे अधिक है। उसके बाद प्रयोग किया जाता है जल विद्युत ऊर्जा और सबसे कम प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा। तो ऊर्जा क्षमता का भारतीय क्रम क्या है, सबसे अधिक तापीय व नवीकरणीय ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा और अंत में हमारा नाभिकीय ऊर्जा। भारत का वैश्विक आयात क्रम देख लीजिए एक बार कि भारत वर्तमान समय में किन किन देशों से सबसे अधिक आयात पर बल दे रहा है। तो सबसे पहला देश चीन है जिससे सबसे अधिक आयात हो रही है, फिर उसके बाद आपका संयुक्त अरब अमीरात है दूसरे स्थान पर जिससे भारत सबसे अधिक आयात कर रहा है और तीसरे स्थान पर है बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार भारत का वैश्विक निर्यात क्रम क्या है, तो सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका से, फिर संयुक्त अरब अमीरात से और उसके बाद बच्चा नीदरलैंड से। यह याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश भारत किससे जुड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फिर संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। बजट 2023-24 के आधार पर बात किया जाए तो प्रति व्यक्ति चावल की उपलब्धता 190.5 ग्राम प्रति व्यक्ति चावल की उपलब्धता रही है 23-24 में। चाय की उपलब्धता की बात की जाए प्रति व्यक्ति चाय की उपलब्धता तो 863 ग्राम प्रति व्यक्ति और इसके बाद कॉफी की बात की जाए तो 100 ग्राम प्रति व्यक्ति कॉफी और उसके बाद कपड़े की बात की जाए तो 43.2 मीटर प्रति व्यक्ति कपड़ा भारत में प्रयोग किया जाएगा। इतना शेष बचा हुआ है भारत के पास। वर्ष 2019 से 21 तक कुल प्रजनन दर भारत की कितनी रही है, तो 2% प्रजनन दर रही है वर्ष 2019 से 21 के बीच में। वर्ष 2019 से 22 तक भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना रहा, 35.2% रहा। भारत सर्वाधिक आयात किसका करता है, तो भारत सबसे अधिक आयात करता है क्रूड ऑयल का और सबसे अधिक किस देश के साथ आयात करता है, तो याद रखिएगा भारत का सर्वाधिक आयात चीन के साथ है। लेकिन किस वस्तु का आयात सबसे अधिक किया जाता है भारत में, तो क्रूड ऑयल का। वर्ष 2023-24 तक भारत का वैश्विक विकास दर 2.7% है और हूबहू आपके एग्जाम में यह प्रश्न छपेगा कि बताइए वर्ष 2023-24 में भारत का विकास दर क्या रहा, वैश्विक विकास दर, तो यह था 2.7%। इसी के साथ आगे बढ़ लीजिए, विषयवार थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था के बारे में देख लीजिए क्योंकि यहां से एग्जाम में आपको प्रश्न दिखाई देंगे।
पीडीएस की बात की जाए तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है, जिसे आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। और राशन के रूप में आप प्रत्येक गांव में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे लोग राशन लेने जाते हैं। यही है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस दो प्रकार का होता है, एक होता है आरपीडीएस और दूसरा होता है टीपीडीएस। याद रखिएगा, पीडीएस के दो प्रारूप हैं, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दो प्रकार हैं, एक आरपीडीएस जो संशोधित वितरण प्रणाली दिखाती है और दूसरा है टीपीडीएस जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिखाती है। इसकी प्रारंभ वर्ष 1947 से हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो देश में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों का वितरण सुनिश्चित कराना। इसके संचालनकर्ता केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य की बराबर भागीदारी रहती है, जिसकी वजह से लोगों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सकती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको मिलेगा। तो एमएसपी का पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे आप कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद एनएफएसए 2013 क्या है बच्चा, इसका पूर्ण रूप जरूर याद कर लीजिएगा। एनएफएसए 2013 क्या है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और इसका कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी को और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम का राशन उपलब्ध कराना प्रति व्यक्ति को। यहां प्रत्येक परिवार को याद रखिएगा, 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराना, यही एनएफएसए 2013 के अंतर्गत किया जाता है। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक परिवार को ग्रामीण आबादी के 75% आबादी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार और शहरी आबादी के 50% आबादी को क्या देना है, प्रत्येक माह 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक परिवार को। इसके बाद स्पष्ट लागत क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रख लीजिए मेरे भाइयों। स्पष्ट लागत क्या होता है, तो वह लागत जो किसानों के द्वारा उत्पादन के साधनों के लिए भुगतान किया जाता है। जैसे मुझे अगर फसल उत्पादित करना है तो बीजों के लिए, बीजों को खरीदने के लिए जो मैं मूल्य दूंगा वही स्पष्ट लागत कहलाता है। निहित लागत क्या है, तो यह लागत का वह स्वरूप है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। यह मत समझिएगा कि जितनी बातें बता रहा हूं इसका कोई औचित्य नहीं है। एग्जाम में प्रश्न ना फंसे मेरे भाई तो बताइएगा मुझे, एग्जाम में हूबहू प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। निहित लागत क्या है, तो यह लागत का वह स्वरूप है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। जैसे मैं अपने ही खेत में जाकर कृषि करने लगूं तो क्या मेरे श्रम का कोई मूल्य मुझे प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो निहित लागत वह लागत होता है जिसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रारूप एमएसपी कैसी सब्सिडी है, तो याद रखिएगा एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसी सब्सिडी है, यह एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी है, यह आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती। आरबीआई और कृषि सत्र की अवधि क्या होती है, 1 जुलाई से 30 जून तक होती है आरबीआई और कृषि सत्र की अवधि। तंबाकू कैसा फसल है, तो तंबाकू रबी और खरीफ दोनों का फसल है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तंबाकू कौन सा फसल है, रबी का है, फसल का है, रबी का है, खरीफ का है, दोनों है या कोई नहीं, तो आप कहेंगे रबी और खरीफ दोनों फसल कौन से हैं, तंबाकू दोनों ही है, रबी और खरीफ दोनों। इसके बाद जनसंख्या पिरामिड का आधार क्या है, ये ईवीएस का सेक्शन है बच्चा, याद रखिएगा, प्रश्न ना बचे ना तब बताइएगा मुझे। जनसंख्या पिरामिड का आधार क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड का आधार होता है बच्चों की संख्या। अगर आप जनसंख्या पिरामिड को ड्रा करेंगे तो सबसे नीचे बच्चों की संख्या होती है, फिर बीच में युवाओं की संख्या होती है और ऊपर होता है बुजुर्गों की संख्या। और ये जो पिरामिड आप बनाते हैं आप देखते हैं कि नीचे ये चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ये संकरा यानी कि पतला होता जाता है, जो ये बताता है कि भारत में लगातार शिशु हत्या या शिशु का जो मृत्यु दर है वो बढ़ रहा है। ऊपर जो पिरामिड संकरा हो जाता है वो घटोत्तरी को दर्शाता है और जनसंख्या पिरामिड का आधार ही बच्चों की संख्या है, जो हमें ये बताती है कि लगातार बच्चे मर रहे हैं और इसके लिए प्रयास अभी भी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है। इसके बाद मेरे भाइयों
माल्थस जनसंख्या सिद्धांत क्या है? तो माल्थस जनसंख्या सिद्धांत माल्थस के द्वारा दिया गया, जिसमें माल्थस ने क्या बताया कि प्रत्येक देश की जनसंख्या 25 वर्ष के बाद पूर्ववर्ती जनसंख्या की दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। और इसी प्रकरण में याद रखिएगा कि जो माल्थस जनसंख्या सिद्धांत आया उसमें जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वह ज्यामितीय श्रेणी में आता है, और जो खाद्यान्न का वृद्धि दर है वह अंक गणितीय श्रेणी में आता है। ये दोनों श्रेणियां याद रखिएगा कि माल्थस जनसंख्या सिद्धांत में जो श्रेणी बताई गई है जनसंख्या वृद्धि दर की श्रेणी वह ज्यामितीय श्रेणी है, और जो हमारा खाद्यान्न वृद्धि बताया गया है वह अंक गणितीय श्रेणी है। और इसके बाद अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की बात की जाए तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एडविन केनन के द्वारा दिया गया है। अनुपूरक बजट के बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें जान लीजिए। अनुपूरक बजट क्या है? तो अनुपूरक बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के ए में किया गया है, और यह बजट में निहित ना होने वाली योजना से संबंधित है। यानी कि अनुपूरक बजट वह बजट है जिसका जिक्र कहीं भी भारतीय संविधान के बजट सत्र में नहीं किया जाता है, बजट में नहीं किया जाता है। जब कोई नई योजना लाई जाती है सरकार के द्वारा तो उसके लिए जारी किया जाता है अनुपूरक बजट, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 115 के ए में प्राप्त होता है। लेखानुदान क्या है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 116 में है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 में वर्णित मिलेगा। अतिरिक्त बजट क्यों लाया जाता है या अतिरिक्त बजट क्यों लाया जाएगा? तो ये आप जानते ही हैं कि जब भी किसी योजना में कमी हो जाएगी तो अधिशेष बजट या अतिरिक्त बजट लाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अतिरिक्त बजट क्यों लाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जब किसी योजना में धनराशि की कमी हो जाती है तब लाया जाता है अतिरिक्त बजट। विनियोग विधेयक की बात की जाए तो अनुच्छेद 114 में इसका उल्लेख मिलता है, और सरकार जब अपने खर्चे को पूरा करने के लिए संसद से अनुमति प्राप्त कर लेती है तो संचित निधि से दिया जाता है विनियोग का धन। याद रखिएगा इस बात को, ये एग्जाम में दिखने वाला प्रश्न है मेरे भाइयों। अनुच्छेद 112 की बात की जाए तो अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? विधेयक से संबंधित है, जिसमें आप वार्षिक वित्तीय विवरण को देखते हैं। प्राथमिक घाटा का फार्मूला क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा होती है राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज की अदायगी घटा दी जाती है तो प्राप्त घाटा हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। जीएसटी का प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित हुआ? तो जीएसटी का प्रस्ताव 3/4 बहुमत के लोकसभा और राज्यसभा के 3/4 बहुमत से पारित हुआ था आपका जीएसटी का प्रस्ताव। विमुद्रीकरण की बात की जाए तो भारत में सबसे पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था। 16 जनवरी 1978 में भारत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण हुआ, और इसके बाद दूसरी बार हुआ 8 नवंबर 2016 को, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया। इसके बाद जीएसटी के प्रावधान की बात की जाए तो संविधान संशोधन अधिनियम 101 के द्वारा जीएसटी का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। ये 101वां संविधान संशोधन था, जो संविधान संशोधन विधेयक 122वें के तहत दर्ज किया गया था, और इसे अनुच्छेद 279 ए में सम्मिलित किया गया है। ये लागू कब हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का प्रारूप क्या है? तो यह अप्रत्यक्ष कर का प्रारूप रखता है, जो 5 प्रारूपों में कार्य करता है। 0%, 5%, 12%, 18% व 28%। तो 5 प्रारूपों में आपका जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के रूप में लिया जाता है। किन किन चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है मेरे भाई? तो स्टाम्प ड्यूटी को, पेट्रोल को, डीजल को, शराब को, टोल टैक्स को, रोड टैक्स को और नशीली पदार्थों को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है जीएसटी के दायरे से। तो ये कंप्लीट हो गया मेरे भाई। पंचवर्षीय योजनाओं से भी 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, ये बात याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, जिसमें आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ हुआ, और इसी पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी परियोजना, इसके साथ ही साथ भाखड़ा नांगल परियोजना और अंत में हीराकुंड बांध परियोजना चलाई गई थी। और यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में चालू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना। मॉडल तो आप सभी रट्टा मारे ही होंगे,
होंगे, थोड़ी सी धुंधली है पीडीएफ जरूर, लेकिन उम्मीद है कि आप प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे जो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया वर्ष 1952 में। दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही चलाया गया, और इस परियोजना में, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे अधिक बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से वर्ष 1961 तक चली, और यह महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, और यह बात आपको पता भी होगी यह किस मॉडल पर थी, तो महालनोबिस के मॉडल पर थी। और इसमें कार्य क्या किया गया था, भारी उद्योगों की स्थापना की गई थी, 5 स्टील कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, और राउरकेला की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें मेरे भाइयों, तो रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बढ़ावा देने की बात जिस परियोजना में पंचवर्षीय योजना में किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली, बीच में अवशेष था, आप जानते हैं, जिसे योजना अवशेष बोला गया। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। अगर आप चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना इसका लक्ष्य निर्धारित था, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मेरे भाई। और इसके साथ ही साथ चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सर एल.के. झा जी उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक चली, उसमें हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। आरआरबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, 5वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1975 में। 42वां संविधान संशोधन किस सत्र में हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1976 में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज वर्ष 1977-78 में दिया गया, काम के बदले लोगों को अनाज प्रदान करने की सुविधा। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो आप जानते हैं कृषि के लिए वाणिज्यिक बैंक का काम करता है आपका नाबार्ड, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, और यह 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। किस पंचवर्षीय योजना को मानव वर्ष बोला गया, जिसमें मानव के कार्य दिवस को निर्धारित किया गया, कार्य समय को निर्धारित किया गया, अवधि को निर्धारित किया गया। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का निर्धारित किया गया, और इसीलिए उसे मानव वर्ष बोला जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की कार्य दिवस की संख्या 272 दिन बताई गई, और प्रत्येक व्यक्ति की कार्यावधि 8 घंटे प्रत्येक दिन बताया गया। इसके ऊपर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह अतिरिक्त कार्य में जोड़ा जाता है। इसके बाद बेरोजगारी क्या है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में प्रश्न। बेरोजगारी क्या है, जब वर्ष के 365 दिनों में से किसी व्यक्ति को 183 दिन से कम काम उपलब्ध हो तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन भी रोजगार नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो वह बेरोजगार है। और अगर किसी व्यक्ति को एक सप्ताह में 2 घंटे का भी काम ना मिले तो वह बेरोजगार है। रोजगार क्या है, तो यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष में 273 दिन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति रोजगार में गिना जाएगा कि इस व्यक्ति के पास रोजगार है। आर्थिक योजना के जनक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आर्थिक योजना के जनक हैं। वक्र का संबंध देख लीजिए, लारेंज वक्र का संबंध किससे है, तो असमानता से। फिलिप वक्र का संबंध किससे है, तो फिलिप वक्र का संबंध है बेरोजगारी से, और यह एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा मेरे भाइयों। अब एक बार प्रश्नों की श्रृंखला देख लीजिए, इसके बाद हम प्रश्नों की बात करेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला की बात करेंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम में दिख जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण का संवैधानिक प्रावधान आपको कहां मिलता है, तो यह मिलता है हमें अनुच्छेद 112 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद में बजट पारित करने हेतु कितने चरणों से गुजरना होता है, तो मैंने आपको बताया कि संसद में बजट पारित होने के लिए उसे 6 चरणों से गुजरना होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार कौन है,
केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बजट प्रभाग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट लाया गया वर्ष 1947 में लाया गया। बजट 2023-24 के लिए आवंटित राशि क्या है, और इस प्रश्न को रट्टा मार के जाइए, हूबहू आपको मिलेगा। तो बजट 2023-24 के लिए आवंटित राशि है 45,30,97 करोड़ रुपए। इसके साथ ही साथ आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, किस बजट को अमृतकाल में पहला बजट कहा गया। तो वर्ष 2023-24 के बजट को अमृतकाल में पहला बजट कहा गया। प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी याद रखिएगा मेरे भाई। और इसके साथ ही साथ अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा, बजट में इंडिया @100 पहुंचने के लिए कितने परिवर्तनकारी अवसर निहित हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि कुल 4 परिवर्तनकारी अवसर निहित हैं, जिसमें युवा शक्ति भी है, उसके साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पर्यटन स्थलों का विकास करना और प्रौद्योगिकी नवाचार फैलाना, ये 4 अवसर बच्चा। इसके बाद बजट में अमृतकाल की कुल कितनी प्राथमिकताएं हैं। तो बजट में अमृतकाल की कुल 7 प्राथमिकताएं हैं, समावेशी विकास से लेकर हरित विकास तक, और संरचना व निवेश से लेकर युवा शक्ति तक, और उसके साथ ही साथ हरित विकास भी इसके अंदर संदर्भित है। तो कुल 7 प्राथमिकताएं हैं अमृतकाल की, याद रखिएगा इसको। भारतीय कदम अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की जानी है, किस क्षेत्र में। देहरादून, लखनऊ, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद। राष्ट्रीय कदम अनुसंधान केंद्र की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत किस वर्ष तक के लिए लक्षित है। तो वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना किस प्राथमिकता के तहत की जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया था ना प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, सेम यही प्रश्न रहेगा बच्चा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना किस प्राथमिकता के तहत की जा रही है। समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति या फिर अवसंरचना। तो सही उत्तर हो जाएगा समावेशी विकास के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2023 तक कितने पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कराया गया मेरे भाई। तो 11.7 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक कितने एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। तो कुल 9.7 करोड़ बच्चा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुल 9.7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम किस प्राथमिकता के तहत क्रियान्वित होगा। देखिए यह भी प्रश्न पूछ लिया गया कि बताइए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम किस प्राथमिकता के अंतर्गत है। अंतिम छोर तक पहुंचना, वित्तीय क्षेत्र, क्षमता उभारना या हरित विकास। तो सही उत्तर हो जाएगा अंतिम छोर तक पहुंचना, जिसके अंतर्गत 500 ब्लॉकों का बेहतर प्रारूप तय किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है बच्चा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो कुल 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अपर भद्रा परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो अपर भद्रा परियोजना कर्नाटक में सूखे से राहत दिलाने के लिए सिंचाई विकास परियोजना है, जिसके साथ ही साथ लोगों को पेयजल की सुविधा भी मुहैया कराई जा सके। बजट 2023-24 में कितने एकलव्य विद्यालय की आवासीय विद्यालयों की स्थापना पर कार्य किया जाना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 740 मेरे भाई। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीवीटीजी का पूर्ण रूप है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि भारत श्री योजना किससे संबंधित है। तो भारत श्री योजना शिलालेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित है। शेयर्ड, आपको तो याद होगा, शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी शिलालेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित है आपका भारत श्री योजना। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को कितने वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान बजट 2023-24 में किया गया है। तो कुल 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा,
बजट 2023-24 में रेलवे अवसंरचना के विकास हेतु 2,40,000 करोड़ का धन आवंटित किया गया है। यह मद वर्ष 2013-14 के परिव्यय के कितना गुना है? तो मेरे भाइयों 9 गुना है। इस प्रश्न को रट्टा मार के जाइएगा, 9 गुना परिव्यय है रेलवे का। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा, बजट सत्र 2023-24 से ई न्यायालय का कौन सा चरण प्रारंभ हुआ है? तो बजट सत्र 2023-24 से ई न्यायालय का तीसरा चरण शुरू हुआ है। बजट 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विस्तार के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं? तो 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं। बजट 2023-24 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है मेरे भाइयों? तो यह प्रश्न तो डिट्टो प्रश्न है। किसके लिए? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 19,700 करोड़ रुपए। इसी के बाद हरित विकास के लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से किस वर्ष तक हाइड्रोजन उत्पादन को 5 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मेरे भाई? तो वर्ष 2030 तक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है गुजरात। गुजरात के सूरत में, सॉरी ये बच्चा सही उत्तर होगा असम। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? असम। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम है मेरे भाइयों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। गोवर्धन योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो गोवर्धन योजना का पूर्ण रूप है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन योजना। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के बजट में किस क्षेत्र में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए 20,700 करोड़ का धन आवंटित किया गया? तो मेरे भाई कहां स्थापित किया जाना है? ये लद्दाख में स्थापित होना है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा कितना था मेरे भाई? तो 6.4% था वर्ष 2022-23 में। वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना है? तो 5.9% है मेरे भाई राजकोषीय घाटा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कितना लक्षित है? तो 4.5% ये लक्षित वर्ष रखा गया है। देश का पहला राज्य जिसने हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना शुरू किया, तो हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात में एनटीपीसी सूरत के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है, हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना। डियर मून परियोजना में शामिल भारतीय कौन है मेरे भाई? तो डियर मून परियोजना में शामिल भारतीय है आपका देव जोशी। देव जोशी वही जो बालवीर है, वही जो स्टार प्लस का नायक है, शक्तिमान का छोटा भाई है बालवीर वही। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो टेरन 1 कौन है हमारा विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, जिसमें 85% हिस्सा 3D प्रिंटेड है। विश्व का तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 6वां सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है मेरे भाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, LIC। इसके बाद भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है मेरे भाइयों? तो पहला स्थान है। मांस उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप जानते हैं भारत मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है, यानी कि डी उत्तर सही हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2020 में भारत किस स्थान पर था मेरे भाई? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर आ गया? तो भारत आ गया 101वें स्थान पर मेरे भाई, 101वें स्थान पर आ गया 2021 में। और 2022 में भारत किस स्थान पर आ गया? तो 107वें स्थान पर आ गया। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा 2020 में 94, 2021 में 101वां और 2022 में 107वें स्थान पर। इसके बाद अगला प्रश्न, वर्ष 2023-24 में अनुमानित जीडीपी का विकास दर कितना है? तो 6.6% से लेकर 8% तक मेरे भाई। याद रखिएगा, टू द प्रश्न ना पूछा गया तो नाम बदल दीजिएगा।
भारत का वैश्विक आयात में सही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा आयात भारत किस देश के साथ करता है? चीन के साथ, फिर संयुक्त अरब अमीरात के साथ और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भी उत्तर सही हो जाएगा। भारत का वैश्विक निर्यात में सही क्रम क्या है मेरे भाई? तो सबसे अधिक वैश्विक निर्यात भारत किसके साथ करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, फिर यूएई के साथ और उसके बाद नीदरलैंड के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, संयुक्त अरब अमीरात पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? पीडीएस का संक्षिप्त रूप क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 45वां प्रश्न क्या है? एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है मेरे भाई? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का पूर्ण रूप है। तंबाकू फसल किस प्रकार की फसल है? रबी है, खरीफ है, ए और बी दोनों है। तो मेरे भाई ऑप्शन सी सही से हो जाएगा, ए और बी। यह प्रश्न का जो प्रारूप है बच्चा एग्जाम के पैटर्न पर है मेरे भाई। यार सुन के जाओगे ना तो आप एग्जाम में जब बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि जितनी बातें इस सेशन में बता दी गई हैं इससे बाहर एग्जाम में आपको बस कुछ ही प्रश्न दिखाई देंगे। मैंने आपसे कहा है 25 से 30 प्रश्न, तो ये मान के चलिए 25 से 30 प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। जनसंख्या पिरामिड का आधार क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड का आधार मेरे भाई बच्चों की संख्या होती है। किस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्षों में दोगुना हो जाती है? तो माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के आधार पे। अगला प्रश्न पूछा जाए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एडविन केनन है इसके प्रतिपादक, एडविन केनन जी। प्राथमिक घाटा निकालने का सूत्र क्या है? तो जब प्राथमिक घाटा निकालना हो तो आप राजकोषीय घाटा में से ब्याज की अदायगी घटा देंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपकी सही हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया मेरे भाई? सदन में जीएसटी कब पारित हुआ? कितने बहुमत से पारित हुआ? तो सदन में जीएसटी 3/4 बहुमत से पारित हुआ। विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 114 से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ? तो आप जानते ही हैं, मैंने बता ही दिया, 16 जनवरी 1978। लीक्ड प्रश्न है मेरे भाई, उत्तर याद रखिएगा, 16 जनवरी 1978 एग्जाम में मिलने वाला है। जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरे भाई। निम्न में से कौन सा जीएसटी में शामिल है? आपको यह बताना है कि कौन जीएसटी के दायरे के अंतर्गत आता है। पेट्रोल आता है, डीजल आता है, टोल टैक्स आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई ये तीनों के तीनों बाहर है जीएसटी के दायरे से, तो इनमें से उत्तर कोई भी सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी। ना तो पेट्रोल जीएसटी में आता है, ना डीजल और ना ही टोल टैक्स। अगला प्रश्न पूछा गया है, दामोदर घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई मेरे भाई? तो पहली पंचवर्षीय योजना में 3 घाटी परियोजना चली थी, दामोदर घाटी, हीराकुंड परियोजना और उसके साथ साथ भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया मेरे भाई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको दिखने के लिए मिलता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? तो मेरे भाई लॉरेंज वक्र मैंने अभी आपको बताया कुछ समय पहले कि लॉरेंज वक्र हमारा किससे संबंधित है? बेरोजगारी से और फिलिप वक्र असमानता से। इतनी बातें याद करिएगा मेरे भाई। कुल 60 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपने कवर किया है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा ग्रुप लिख लीजिए मेरे भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं ग्रुप का नाम बता दे रहा हूं, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का नाम है बच्चा जीएस एक्सपर्ट हब। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहां से जुड़ सकते हैं। मैं वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उपलब्ध करा दूंगा। बशर्ते अगर आपने पीडीएफ से तैयार कर लिया मेरे भाई तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो मैंने बताए हैं, जितना मैंने आपको यहां पर कराया है, इसके हूबहू 25 से 30 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं है मेरे भाई। ये तो पार्ट 1 है। विषयवार की अच्छी श्रृंखला मैं आपके सामने नहीं रख पाया क्योंकि काफी जल्दबाजी में था और मुझे किसी तरह आपके सामने उपस्थित होना था ताकि मैं आपको चीजें उपलब्ध करा सकूं मेरे भाई। तो पीडीएफ थोड़ी सी धुंधली जरूर दिखी होगी पीपीटी में, मैं मानता हूं। बशर्ते अगर आप जुड़े हैं, पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए और जैसे ही आप ग्रुप से जुड़ेंगे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा मेरे भाई। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल दूसरे सेशन में जिसमें आप सब्जेक्ट वार अध्ययन करेंगे और सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, चाहे ज्योग्राफी हो गया,
या फिर इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, यहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं कल बना दूंगा, जहां से 10 से 12 प्रश्न आपके और फंस जाएंगे। और अगर आपने 2 वीडियो देख ली तो मेरे भाई 25 से 45 प्रश्नों का आंकड़ा आप आसानी से छू लेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं है और मैं बहुत तेज भी नहीं चला हूं, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर चीजों को कवर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो इसी के साथ बच्चा विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।